Welcome to Hills Education. My name is Dharm Sharma. In this video, we are going to discuss 21 to 30 questions of paper 2021 MCA entrance of DUET. So let's begin with the question number 21. So as in this question given, f such that r2r be a twice differentiable function, g such that r square to r be given, and this is a statement. तो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं. एक तो आप जनरल तरीके से भी जा सकते हैं और एक आप इसे एक एज्यूम करें कि फंक्शन जो कि ट्वाइस डिफरेंशिएबल हो और उसके बेस में हम सारी कैलकुलेशन कर लें. तो हम शॉर्टकट से जाएंगे, एज्यूम करेंगे कि f जो है वो ट्वाइस डिफरेंशिएबल है. मतलब ये तो गिवन कंडीशन ही है, कोई फंक्शन मानेंगे कि जो ट्वाइस डिफरेंशिएबल हो, एक आसान सा फंक्शन. तो आसान सा फंक्शन आपके दिमाग में क्या आएगा? एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर. ऑब्वियसली इससे आसान तो मतलब ट्वाइस डिफरेंशिएबल क्या ही होगा. आप और भी ले सकते हैं, लेकिन इससे मतलब आप बिल्कुल ही ईजी हो जाएगा पार्ट. तो हमें किस किस पैरामीटर्स की ज़रूरत पड़ेगी? कर्ल जी बाई कर्ल एक्स. पहले जी एक्स वाई निकालें. जी एक्स वाई कैसे निकालेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. तो रिप्लेस एक्स बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. तो ये इसका पूरा होल स्क्वायर बन जाएगा. ये आएगा, मतलब जी एक्स वाई हमारे पास ये आ जाएगा. ये आ जाएगा जी एक्स वाई. और हम पहले इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, फिर दूसरी बार करेंगे वाई को कांस्टेंट रख कर, और वाई फिर वाई के साथ करेंगे, फिर दूसरी बार वाई के साथ करेंगे एक्स को कांस्टेंट रख कर. ये दो हमारे पास रिलेशन आ जाएंगे. और फिर जो हमने वाई पर किया था उसको फिर एक्स के साथ करेंगे. जैसे कि ये हमने वाई के रिस्पेक्ट में निकाला है और इसको हम फिर एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे. या फिर आप इस ऐसे भी कर सकते हैं, जो एक्स के रिस्पेक्ट में निकाला है उसको वाई के रिस्पेक्ट में करें. एक ही आंसर आएगा -8xy. क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस है तो आंसर सेम ही आएगा. और इसको हम गिवन रिलेशन में पुट करेंगे यहाँ पे. क्योंकि हमने यहाँ पे पुट किया तो क्या रिलेशन बनेगा, ये देखिए, इसे सॉल्व करके ये यहाँ पे इस तरह से बनेगा 8x प्लस वाई इट्स होल स्क्वायर. अब ऑप्शन में तो f डबल डैश एक्स आ रहा है, लेकिन यहाँ पे हमें दिख नहीं रहा कहीं. और साथ में x प्लस वाई, मतलब x प्लस वाई होल स्क्वायर हमें दिख रहा है और f डबल डैश एक्स नहीं दिख रहा है. जैसे कि हमने निकाला था f डबल डैश एक्स क्या आया था 2, कांस्टेंट है. अब अगर आप f डबल डैश एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर निकालना चाहेंगे तो वो भी 2 ही आएगा. क्योंकि जब ये है ही कांस्टेंट फंक्शन तो आप इसमें वेरिएबल कैसे भी चेंज करें तो ये 2 ही आएगा जो कि कांस्टेंट है. तो इसके आगे की ट्रिक्स है. जैसे कि f डबल डैश एक्स 2 है तो f डबल डैश एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर भी 2 ही आएगा. तो 8x प्लस वाई होल स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं? 4 इंटू एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर. तो मेन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ये है कि हमने f डबल डैश एक्स इंड्यूस करवाना है और कुछ नहीं. जब f डबल डैश एक्स इंड्यूस हो गया तो फिर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. f डबल डैश एक्स यहाँ पे इंड्यूस हो गया तो ये आंसर बन जाएगा. तो ये ऑप्शन आप देख लीजिए कौन सी आएगी. ये फर्स्ट ऑप्शन आएगी. होप ये आपको समझ आ गया होगा. लेट्स मूव टू सेकंड क्वेश्चन. एंड जेड बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइंग दिस. ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स की गेम. तो हम z को एज्यूम कर लेंगे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई. जनरली ये हम एज्यूम करते हैं z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई. तो हमें गिवन कंडीशन के हिसाब से ये बन जाएगा. जैसा कि मॉडुलस की कंडीशन जो होती है वो ये है, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एनी गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू क्योंकि यही एक कंडीशन, ये कंडीशन मतलब कंडीशन ही, ये एक रिजल्ट, मतलब रिजल्ट कहिए या फॉर्मूला कहिए, कुछ भी कहिए, मतलब मॉडुलस निकालने का यही फॉर्मूला होता है और हम इसे ही अप्लाई करेंगे.
तो यहाँ पे x की जगह x माइनस 12 रखेंगे वाई स्क्वायर, और यहाँ पे y की जगह y माइनस 8 रखेंगे। दोनों साइड्स को स्क्वायर किया, ये हुआ, और फिर 16x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहाँ पे बन जाएगा। इसको यहाँ पे लेके आएंगे, मतलब पूरी कैलकुलेशन है। इसके बाद आप आराम से इसमें कैलकुलेशन कीजिए, मतलब जल्दबाजी में गलत नहीं करना है ये क्वेश्चन, क्योंकि ये है आसान लेकिन कैलकुलेटिव है। ये कैलकुलेशन होने के कारण ये गलत होने का मतलब वो बना रहता है, इसलिए इसमें ज़रा कैलकुलेशन को आराम से लीजिए। तो ठीक है, एक ये रिलेशन फॉर्म हो गया, और एक और दिया है इन्होंने क्वेश्चन में, ये यहाँ पे भी हम सेम प्रोसीजर करेंगे। एक्स प्लस जेड की जगह एक्स प्लस आयोटा डालेंगे, क्योंकि जेड वही सेम है, तो तो वही डालेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा, इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी, और जब एक्स की वैल्यू आ गई तो एक्स को इसमें पुट करेंगे, जिसके बाद हमारे पास वाई की दो वैल्यूज आएंगी। एक तो आएगी वाई की 17, एक की, और एक्स कितना है हमारे पास, और एक्स हमारे पास है 6। अब एक्स 6 है, वाई की दो वैल्यू है, तो हमारे पास दो आंसर पॉसिबल होंगे। एक तो एक्स को 6 पुट करेंगे और वाई को 8, तो एक्स रियल पार्ट है, वाई इमेजिनरी पार्ट, तो इनका एडिशन आएगा 14। ओके, तो 14 ऑप्शन में है नहीं, तो 14 तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो लेकिन एक और जो 17 के साथ है, वो 17 के साथ हम ऐड करेंगे तो 23 आ जाएगा। अब इसमें बात ये है, अगर ये मल्टी करेक्ट ऑप्शन होता है, और अगर प्रोबेबली इसने ऑप्शन दी होती 14, तो 14 भी करेक्ट होता, क्योंकि 14 से भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए, लेकिन एक ही ऑप्शन गिवन है और एक ही ऑप्शन आनी थी, तो ये आएगी। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। टेलर सीरीज एक्सपेंशन पूछी है इस फंक्शन की एट एक्स इक्वल टू 0, और बेसिकली ये निकाला। तो इसको मतलब है ये भी आसान, लेकिन इसमें जस्ट बेसिक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, जैसे कि टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ द फंक्शन 0 में फॉर्मूला, मतलब कोई भी अगर टेलर सीरीज एक्सपेंशन है गिवन फंक्शन की, तो वो ये होगी इस फॉर्मूले से। इसे मेरा दिमाग में बताइए। अब ये एन फैक्टोरियल है, ये क्रूशियल होता है, क्योंकि ज़्यादातर हम कैलकुलेशन में यही भूल जाते हैं, तो एन फैक्टोरियल को याद रखिए। तो एफ डैश एक्स क्या आएगा, सिंपल है, ये आएगा। एफ डबल डैश एक्स ये आएगा। ऐसे ही एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, जैसे कि 3 4 5, मतलब 3 बार किया तो यहाँ पे 5 आएगा, 5 तक, मतलब उससे 2 ज़्यादा। ऐसे ही 4 बार करेंगे तो यहाँ पे 6 आएगा। तो ऐसे ही जब हम एन टाइम करेंगे तो एफ एन एक्स क्या आएगा, दिस। और अगर हम इसकी 0 पे वैल्यू निकालें तो क्या आएगी, टिल एन प्लस 2। तो हम इसे यहाँ पे पुट करेंगे, तो यहाँ पे पुट करने के बाद ये क्या आई, ये। अब इसके बाद तो स्टेप सुनिए आराम से। ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करना है, और नीचे भी ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या बन जाएगा, एन प्लस 2 फैक्टोरियल। और ये एन प्लस 2 फैक्टोरियल बन गया। तो और नीचे 2 से डिवाइड भी किया है, तो नीचे 2 इंटू एन फैक्टोरियल बने। अब जल्दबाजी में गलती यहाँ पे क्या होती है, ये हम लिख देते हैं 2, ये हम लिख देते हैं 2 एन फैक्टोरियल, मतलब 2 एन का फैक्टोरियल और 2 इंटू एन फैक्टोरियल में मतलब बहुत ही फ़र्क है, आप समझ सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे जल्दबाजी में ये गलती नहीं करनी। यहाँ पे ये 2 इंटू एन फैक्टोरियल है, और हम इसके साथ कंपेयर करेंगे, तो हमारे पास A15 क्या आएगा, एन की जगह 15 रखेंगे, 17 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 15 फैक्टोरियल। ठीक है, और A13 क्या आएगा, यहाँ पे एन की जगह 13 रखेंगे, 15 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 13 फैक्टोरियल, तो ये बन जाएगा 105।
और A15 आया था 136, दोनों को माइनस करेंगे, 31 इज रिक्वायर्ड आंसर। होपफुली ये आपको समझ आ गया होगा। मतलब इसमें छोटी छोटी जो ध्यान में रखने वाली चीज़ें वो ये है, इंक्रीज एंड फैक्टोरियल को यहाँ पे भी रखना है और यहाँ पे भी दिमाग में रखना है कि ये 2 इंटू एन फैक्टोरियल है। मेन तो और इसमें मतलब जनरलाइजेशन करनी आनी चाहिए, और तो इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं था। जनरलाइजेशन इज इम्पोर्टेंट थिंग इन दिस। मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को बहुत बच्चे गलत करके आए थे, क्योंकि ये मतलब है, गलत हो भी जाता है कभी कभी, लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है डिफ़िकल्ट वाला, जस्ट कैलकुलेशन है, थोड़ी सी बेसिक समझ है कैसे हमें एलिमिनेशन करनी है वेरिएबल्स की, और कुछ नहीं। हम पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले इस क्वेश्चन को समझे। ग्रोथ रेट, एन के एन पॉपुलेशन है हैबिट्स की, और टी टाइम है, और वो डिफरेंशियल इक्वेशन, इससे उनका रिलेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें 0 पर 100 दिया है, मतलब एक तरह ही है ना, जब टी 0 है एंड 100, तो हम एन टी इक्वल टू 2, एन इक्वल टू 230, तो ये हमें दो कंडीशन दी हैं, तो हमें टी इक्वल टू 4 पे एन बताना है। हमें टी इक्वल टू 4 पे एन बताना है। तो इसके लिए क्या होगा, देखिए हमें पहले ये कंडीशन दी है, तो इस कंडीशन को आराम से पहले सॉल्व करें। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, 750 माइनस एन इधर लेके आएंगे, टी को उधर लेके जाएंगे, ये रिलेशन बनेगा। इसको सॉल्व करने के बाद और ये कांस्टेंट आएगा। और अब देखिए एग्ज़ाम में गलती क्या होती है, एग्ज़ाम में होती है कि हम ये कांस्टेंट नहीं लगाते, और फिर बाद में सोचते हैं हमारा आंसर नहीं गलत है। आंसर इसीलिए गलत आता है क्योंकि हम ये कांस्टेंट लगाना भूल जाते हैं। तो ये कांस्टेंट लगाना है, तो ये सी आएगा, और टी इक्वल टू 0, एन इक्वल टू 100, जो ऊपर जी इन्होंने कंडीशन दी है कि एन टी इक्वल टू 0, पॉपुलेशन 100 है, पॉपुलेशन मतलब एन, तो इसको यहाँ पे यूज़ करना है। तो इससे हमारे पास सी की वैल्यू आ जाएगी, सी और के में एक रिलेशन आ जाएगा। ओके, और टी इक्वल टू 2 में हमारे पास क्या दिया, एन इक्वल टू 230, तो हमारे पास यहाँ पे फिर मतलब दो रिलेशन आ गए, और हम सी और के की अलग से वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन अलग से हर एक की वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है। देखिए क्यों नहीं ज़रूरत। अब जो सी की वैल्यू आई है, हम सी को इसमें पुट करेंगे सेकंड में, इससे हमारे पास के की वैल्यू आ जाएगी। ये जो अलग से लॉगरिदम वाली वो कैलकुलेशन है, आप आराम से सॉल्व कीजिए, इसमें ज़्यादा मतलब ज़्यादा कुछ बताने को है नहीं, मतलब इसे आराम से सॉल्व कीजिए, जल्दबाजी नहीं दिखानी यहाँ पे, मतलब यहाँ तक आराम ही करना है, आराम से ही सॉल्व करना है। मतलब जल्दबाजी दिखाएंगे तो गलत हो जाएगा, टाइम जो इन्वेस्ट करेंगे वो वेस्ट होगा, इसलिए थोड़ा सा आराम से यहाँ पे। तो जब हम के की वैल्यू इक्वेशन 1 को पुट करेंगे, इक्वेशन 1 ऐसी है, इक्वेशन 1 ऐसी बन जाएगी, क्योंकि हमारे पास के की वैल्यू आ जाएगी और सी की वैल्यू भी है, तो वो ऐसी बन जाएगी। ओके, तो यहाँ से हमारे पास टी की वैल्यू आ जाएगी, और टी और के में एक यहाँ पे रिलेशन जो फॉर्म होगा, टी इक्वल टू -1/k 750, ये रिलेशन जो होगा यहाँ पे हम के की वैल्यू पुट करेंगे। ओके, बेसिकली हमने किया गया, जरा दोबारा से देखो, दोबारा से देखो कि क्योंकि के की यहाँ पे हमने वैल्यू निकाल ली। ओके, तो जो इक्वेशन 1 थी, इक्वेशन 1 में हमने सी की वैल्यू पुट की। ठीक है, जब हमने इक्वेशन 1 में सी की वैल्यू पुट की, तो हमारे पास टी और के में ये रिलेशन आ जाएगी।
क्योंकि अल्टीमेटली हमने कांस्टेंट भी तो एलिमिनेट करना है ना। तो इक्वेशन 1 में हम यहाँ पे सी की वैल्यू पुट करेंगे जो हमने यहाँ पे निकाली है। तो यहाँ पे हमने सी की वैल्यू पुट की और हमारे पास टी और के में एक रिलेशन आ गया। और टी और के में एक रिलेशन आया तो एज हमने के की वैल्यू कहाँ पे निकाली थी, यहाँ पे। तो के की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आ जाएगा टी और एन में एक रिक्वायर्ड रिलेशन। तो ये है हमारा रिक्वायर्ड रिलेशन। और यहाँ पे हम बस हमने निकालना क्या है, टी इक्वल टू 4 पे हमने एन निकालना था। और जब टी और एन में रिलेशन आ गया, जो कि ना तो इसमें के है ना इसमें सी है, तो यहाँ पे हम टी को 4 पुट करेंगे और जस्ट कैलकुलेशन से एन को, कैलकुलेशन से घबराना नहीं है, एन को निकालेंगे, एन 334 आ जाएगा। जो उसमें मेन जो बात ये समझने वाली है वो ये है कि यहाँ पे हमने ना जो किया है टी, यहाँ पे हमने के और सी को एलिमिनेट करना है। मेन जो इशू है वो ये है कि हमने के और सी को एलिमिनेट करना है। वो हमने कैसे किया, पहले हमने सी की वैल्यू के की फॉर्म में निकाल ली, ठीक है। हमारे पास बेसिकली दो रिलेशन आ गए थे ना, ये रही सी, चाहे आप सी की वैल्यू के की फॉर्म में निकालें, उसके बाद हमने के की वैल्यू अलग से भी हमारे पास आ गई, ठीक है। तो हमने क्या किया, फिर सी की वैल्यू के की फॉर्म में यहाँ पे पुट कर दी। अब आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको करने का एक तरीका दिखाऊंगा। कोई कहता है कि मैं मतलब के की वैल्यू पहले यहाँ पे सीधा रख देंगे, तो उससे क्या होगा, कैलकुलेशन अननेसेसरी लेंथी होगी। आपको मतलब एक वेरिएबल ही है, वेरिएबल पुट कर कर आपका काम चल रहा है, तो वेरिएबल से काम चलाइए, एंड में जस्ट ये पुट कर दीजिए। अगर आप शुरू से इसके साथ खेलना शुरू करेंगे तो इतना तो मतलब आपका टाइम चला जाएगा और अपना नेसेसरली मतलब वो हो जाएगा क्वेश्चन लेंथी, और मतलब वो हो जाएगा ना, मतलब क्या कहते हैं उसे, ऐसे ऐसे से लगने लग जाएगा पूरे पेपर में आपको। तो आप ऐसा पसंद नहीं करेंगे, नेसेसरी आप खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे और आंसर गलत निकालेंगे, या आपका आंसर नहीं आएगा तो आप ऐसे ही कंफ्यूज होंगे, टाइम वेस्ट होगा। तो इसलिए पहले आप सी की वैल्यू निकालिए के की फॉर्म में, उसे पुट कीजिए और के की वैल्यू अलग से यहाँ पे निकाल कर रख लें। एट द एंड हम उसे पुट करेंगे और डिजायर्ड रिलेशन आ जाएगा। उसमें जस्ट टी को हम 4 पुट करेंगे और एन को फाइंड कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। लेट्स मूव टू दी 25th क्वेश्चन। तो इसमें हमने नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप्स निकालने हैं ऑर्डर 15 के, Z30 क्रॉस Z20 में। होपफुली आपको इसकी बेसिक जानकारी पता होगी कि Z30 और Z20 मतलब ये साइक्लिक ग्रुप होते हैं। इतना भी रखिए आप, इतना भी बहुत होगा। नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप्स निकालने का जो एक फॉर्मूला होता है वो ये होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर डी एंड अपॉन 5D। और यहाँ पे डी क्या है, डी इज इक्वल टू 50। ओके, तो डी इज इक्वल टू यहाँ पे 50 है। तो अब हमें निकालना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 15 इन दिस। अब जो ये होता है ए क्रॉस पी, मतलब ये जो होता है एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ टू ग्रुप्स, तो इसमें जो हम इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो इस तरह के होते हैं, ए कॉमन, जो ए को बिलोंग करता है और बी को। तो इनका ऑर्डर क्या होता है, इनका इनका जो ऑर्डर होता है वो ये होता है कि एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ ए एक एलिमेंट का ऑर्डर ये होता है, लेकिन ग्रुप का ऑर्डर ये नहीं होता। ग्रुप का ऑर्डर होता है इसका ऑर्डर मल्टीप्लाई बाय दिस ऑर्डर, और उसकी हमें इतनी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अभी हमें निकालना है एलिमेंट का ऑर्डर। एलिमेंट क्या चाहिए, हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स चाहिए जिनका ऑर्डर 15 हो। ओके, अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 15 निकालने के लिए हमें यहाँ पे इस तरह का एलिमेंट चाहिए कि हम एक एलिमेंट इससे उठाएं, एक एलिमेंट इससे उठाएं, और दोनों का ऑर्डर इस तरह का होना चाहिए कि अब जब उनका एलसीएम लें तो 15 आए, ठीक है। तो हम उसके लिए पॉसिबिलिटीज़ ट्रेस करेंगे क्या हो सकती है। पॉसिबिलिटीज़ ऑर्डर एक ही ये होगी, लेकिन और इसकी ये, लेकिन साइमल्टेनियस
बी की होगी 1 और 5। ओके, अब हम लेकिन जो साइमल्टेनियस चॉइसेस हैं वो ये लेंगे, क्योंकि हमने एलसीएम 15 करवाना है। इसमें 15, इसमें 1, इसमें 3, इसमें 15, इसमें 15, इसमें 5। अब एक चॉइस ये भी हो सकती है, इसमें 5, इसमें 3, मतलब Z20 में 3, लेकिन इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। अब ये क्यों नहीं करेंगे, इसे आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि हम ये क्यों नहीं करेंगे, ये मैं आपके लिए छोड़। अब जिनको पता है क्यों नहीं करेंगे उनके लिए ठीक है, बाकी लोग इसे बताएं। ओके, तो इसे हम, हमारे पास ये 3 चॉइसेस बनेंगी जिनका एलसीएम मिला जो कि 15 आएगा। तो ये तीन चॉइसेस पे हमारे पास 15 आएगा। अब हम देखते हैं इनसे हम नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कैसे निकालेंगे। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स निकालने का ये तरीका होता है, 5 और 15, यहाँ पे 15,1 था, दोनों पे 5 फंक्शन अप्लाई किया और मल्टीप्लाई किया। 3,5 था, 5 फंक्शन अप्लाई किया और मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे भी सेम किया और सभी को ऐड किया। तो हमारे पास क्या आएगा, 48। क्योंकि 5 फंक्शन के बारे में अगर आपको बेसिक जानकारी हो तो बढ़िया है, वरना इसके बारे में पढ़ लीजिए। 5 और 15 8 होता है, यहाँ पे भी मेंशन है 5 और 15 8 होगा, तो यहाँ पे 48 आ जाएगा। क्योंकि अब ये हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स। तो हमारा 5 और 15 क्या है, 8। तो इसे हम जब यहाँ पे डालेंगे, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर डी कितने आए, 48, और 5 और 15 क्या है, 8। 48 में 8 6 आएगा, और 6 राइट आंसर होगा, 6 इज राइट आंसर। तो इसमें कुछ नहीं करना था, इसमें बस ये पता होना चाहिए कि एलसीएम हम 15 होगा, और ये फॉर्मूला ज़रूरी है। क्योंकि अगर एलसीएम 15 के निकालने आने चाहिए, क्योंकि और इसमें ये मेन बात ये होगी कि हम 5,3 इसमें कंसिडर नहीं करेंगे। कई बार हम वो कंसिडर करके ऐड कर जाते हैं और हमारा आंसर वेरी करने लग जाएगा जल्दबाजी में। और अब क्यों नहीं करेंगे ये आपको मालूम होगा, ये आप पता करेंगे या कमेंट सेक्शन में बताइए। नाउ लेट्स मूव टू 26 क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इज नॉट अ सब रिंग। अब इसमें सब रिंग देखने के देखो 2 तरीके होते हैं। पहले हमें उसमें एडिटिव ग्रुप होना चाहिए वो, और मल्टीप्लिकेटिव सेमी ग्रुप, मतलब उसमें सारी प्रॉपर्टीज होल्ड करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन क्लोजर तो दोनों में होल्ड करना चाहिए, ये बात। अब क्लोजर इसमें होल्ड करेगा, आप सीधा सीधा देख लीजिए, मतलब इसमें होल्ड कर जाएगा, इसमें होल्ड करेगा, लेकिन इसमें नहीं करेगा। तो इसमें सीधा क्लोजर ही नहीं होल्ड कर रहा, और तो बात ही छोड़िए। क्योंकि जब आप इन्हें ऐड करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो देखिए 2 and 2, जो कि यहाँ पे ये 1 1 को यहाँ पे वो करेगा, ये एलिमेंट दिक्कत पैदा करेगा। तो इससे सीधे ये क्लोजर होल्ड इसमें नहीं करेगा, तो ये आंसर आ जाएगा, क्योंकि इन्होंने नॉट पूछा। आगे आपको वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर जब आप क्लोजर देखेंगे तब आपको ये ऑप्शन चमकनी चाहिए दूर से, इसमें ये बात नहीं आएगी, ये इजीली हो जाना चाहिए। इसमें अगर आपको रिंग की पूरी जानकारी नहीं भी है तब भी आप इसे कर सकते हैं, बस इतना पता होना चाहिए कि उसमें क्लोजर होल्ड करती है एडिटिव क्लोजर, तो ये हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको अपने 10th क्लास वाले दिन याद करा देगा, जिस वक्त हम कॉन्ग्रुएंसी पढ़ते थे। थोड़े से, मतलब पूरे भी नहीं, थोड़े, मतलब उस तरह के दिन याद रहेगा। अब देखिए, इन ट्रायंगल ए बी सी, साइड ए बी ए सी इस तरह से रिप्रेजेंट है। अच्छा, अब इसमें जो बात जानने वाली है, अब ध्यान से देखना, जो आई कोमा -3j प्लस √2 के कहते हैं। अगर आपको वेक्टर के बारे में ज़रा सी जानकारी, मतलब ये बताओ कि हम इसे एक पॉइंट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम इसे इस पॉइंट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हम ओरिजिन से ले रहे हैं। ओके, ये हम
ओरिजिन से ले रहे हैं। ये पॉइंट होगा और सिमिलरली हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, ये इसके एनालॉगस होगा, ये इसके एनालॉगस होगा। अब हम क्वेश्चन को आसान करने के लिए ए को ओरिजिन मान लेंगे, क्योंकि इन्होंने स्पेसिफिकली ए को बताया नहीं है कुछ, लेकिन इन्होंने हमें ये वेक्टर की वो बताई है कि कैसा होगा। अब आप इसे ज्योमेट्रिकली मत सोचने लग जाना कि आप 3D ऐसे कोई प्लेन बनाएंगे और इसमें 1,-3 यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, ऐसी ऐसी, मतलब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है एक्चुअल फिगर की। मतलब आप इतना सोच लीजिए, ए को हम इसके एनालॉगस मान के चलेंगे। तो जैसे कि देखिए, ए को हमने ये माना तो हमारे पास ए भी ये आएगा, और सी के हमारे पास आ जाएंगे, और बी के ये आएंगे। तो ये मतलब कैसे आया, क्योंकि हमारे पास हमने ए को अगर ओरिजिन माना तो ए भी वेक्टर क्या है, ये इसके कोऑर्डिनेट्स आएंगे, क्योंकि आफ्टर ऑल ये उसको डिफाइन कर रहा है, और बी ए मतलब ए सी के ही है। अब ये बेसिक बेसिक वेक्टर की नॉलेज है, अगर आपको पता है तो अच्छा है, वरना इसके ऊपर हम अलग से भी डिस्कशन कर पाएंगे, क्योंकि मतलब इतना मैं सोच रहा हूँ अगर आपको बेसिक मैथ भी पढ़ा है तो इतना तो पता होगा कि ये हम पॉइंट्स की तरफ से कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, इसे हम पॉइंट मानेंगे तो ए बी ये आएगा, ए सी ये। आफ्टर हमने ट्राइंगल ही फॉर्म करना था, ट्राइंगल फॉर्म होगा। तो इसमें आपको अगर एक चीज़ नज़र आ रही है तो हम लेंथ निकाल लेंगे जो √12 आएगी। अब लेंथ कैसे निकलेगी, टू ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र, ये क्या होती है A, B, C की लेंथ ओरिजिन से। अब हमने ओरिजिन माना है ए को, तो यहाँ पे √c² +1 प्लस √2 का स्क्वायर जो कि 2 होगा वो आएगी। तो ये लेंथ आ जाएगी √12, ये √12। इससे क्या पता चलता है, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इसकी दो साइड इक्वल हैं, तो ये एंगल भी इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि ये देखिए एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। ठीक है, आसानी के लिए हम इसे इस तरह से बनाएंगे। ओके, तो हमने अगर इसे इस तरह से बना लिया तो अब हमने निकालना क्या है, लेंथ ऑफ द मीडियन और थीटा एंगल ए बी सी, मतलब ये निकालना एंगल ए बी सी में हमने इस क्वेश्चन में θ1 से मान लिया। तो अब हम एंगल θ1 निकालने से अच्छा है हम θ2 निकालें या कुछ भी निकालें, मतलब वो अच्छा ही होगा। अब देखना, अब जो मैंने कहा था 10th के दिन याद आएंगे वो देखना। आप इन दो ट्रायंगल्स को देखिए, ए बी एम और ए सी एम। ए बी इक्वल टू ए सी है एंड बी एम इक्वल टू एम सी। अब ये बी एम इक्वल टू एम सी कैसे, क्योंकि हमने ए से यहाँ पे मीडियन ड्रॉ किया था, और मीडियन का काम क्या होता है कि ये दो साइड्स को इक्वल लेंथ में डिवाइड करता है। तो दो साइड्स को इक्वल लेंथ में डिवाइड करता है, तो ये दोनों लेंथ इक्वल होंगी, तो ये इक्वल है, तो ये एंगल इक्वल है, ये साइड इक्वल, ये एंगल इक्वल, ये साइड इक्वल। तो हम किस क्राइटेरिया से ये बोलेंगे ये कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है कि जो मतलब इसकी बची हुई है वो भी सेम होंगी। तो अगर बची हुई बातें हैं वो भी सेम होंगी, तो ये एंगल भी इक्वल होंगे, θ3 इक्वल टू θ4, जो कि ये एंगल और ये हैं। और क्योंकि ये एक लाइन पर है तो इनका सम 180 होगा, 180 होगा। तो हमारे पास θ3 पुट करेंगे तो यहाँ पे ये θ3 90 आ जाएगा। आप देख सकते हैं ये मतलब कोई बड़ी बात नहीं है, ये आप ही कर सकते हैं, मतलब ये पता होना चाहिए कि लाइन पर सम 180 होता है। अब ये 90 आ गया, और अगर 90 आ गया तो आपको खुश हो जाना चाहिए। क्यों, क्योंकि क्योंकि अब ये बन गया राइट एंगल ट्रायंगल।
जो कि हमारा फेवरेट होता है क्योंकि उसमें पाइथागोरस थ्योरम लग जाती है। ओके, तो क्योंकि अब देखिए हमारा मेन जो टारगेट है वो ये है, हमने इसकी लेंथ फाइंड करनी है। और इसकी लेंथ फाइंड करनी है, और ये जो है ये, उसके लिए हमें ये लेंथ पता होनी चाहिए, और ये हमें पता है, ये हमें पता होनी चाहिए। अब ये कैसे पता होगी, पहले हम इन दोनों के बीच की लेंथ फाइंड करेंगे। अब इन दोनों के बीच की लेंथ का जो फॉर्मूला होगा वो आपको पता होगा, 3 - 1² प्लस 1 + 3² प्लस 0। मतलब ये जो पूरी लेंथ आएगी वो √20 आएगी। ओके, ये पूरी लेंथ √20 आएगी बी, और ये जो बी सी है। लेकिन हमें हमें क्या चाहिए, ये वाला हिस्सा, मतलब जो एम सी होगा। हमें क्या चाहिए, सिर्फ एम सी, क्योंकि ये मीडियन है, इन्होंने हाफ में डिवाइड किया है, तो एम सी क्या होगा, √20/2। तो हमें ये पता लग गई, ये पता लग गई, तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ए बी स्क्वायर, क्योंकि ये हाइपोटेन्यूज है। अच्छा, पेपर में गलती कहाँ पे होगी, हम इस ट्रायंगल में लगाएं या इस ट्रायंगल में, तो कोई फ़र्क नहीं, हम जल्दबाजी में ये निकाल देंगे, या मतलब हाइपोटेन्यूज पता नहीं करेंगे। तो ए बी स्क्वायर होगा, तो √12² यहाँ पे होगा, तो इसे सॉल्व करेंगे, ए एम की वैल्यू हमारे पास √7 आ जाएगी। और क्वेश्चन अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी हमें ये एंगल निकालना था ए बी सी। अब ऑप्शन देखिए, आपको पता है यहाँ पे cos थीटा नज़र आ रहा है, ठीक है, cos थीटा नज़र आ रहा है हर जगह पे। तो अब यहाँ पे cos θ1 देखिए क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब बेस क्या है, बी एम, देखिए बी एम अपॉन ए सी, √20/2 √12, जो कि सोल्व करके क्या बनेगा, cos इनवर्स 1/5/12। तो आंसर क्या आएगा, cos इनवर्स और डी इक्वल टू √7 की, थिंक थर्ड ऑप्शन ही बनेगी, देखो हमारी लेंथ यही आई है जी, थर्ड ऑप्शन फाइनल आंसर की में इसका आंसर करेक्ट हुआ था, ये थर्ड ऑप्शन ही आएगी। नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें भी मतलब इतना ये मुश्किल है नहीं, मतलब इसमें आपको बेसिक मल्टीप्लिकेशन आनी चाहिए। इनमें दो आइगन वैल्यूज गई हैं इन देयर आइगन वेक्टर्स। ओके, नाउ लेट्स सी। अब ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन जाएगी, लैम्डा स्क्वायर माइनस ये जो होगा ट्रेस होगा, और ये डिटर्मिनेंट, एंड दिस इज द डिटर्मिनेंट। तो हम इसे सॉल्व करेंगे, हमारे पास दो वैल्यूज आएंगी और इसमें पुट करेंगे जो ये गिवन है, किसी एक को λ1 मानेंगे, किसी एक को λ2, इसमें पुट करके हमारे पास ये बनेंगे, और रिक्वायर्ड जो हैं ये हम निकाल देंगे, x1 + x2, x1 - x2, और ये निकालने के बाद इन्हें सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे और इसे मतलब सॉल्व करेंगे, तो मतलब 0 आ जाएगा। इसमें कुछ खास बताने वाला है भी नहीं, मतलब सिंपल आइगन वैल्यूज ही निकालनी है, तो ये आंसर आ जाएगा। हाँ, नॉन मैथ बैकग्राउंड वालों को थोड़ी आइगन वैल्यू में प्रॉब्लम हो सकती है, जिन्होंने पहले मतलब इतना प्योर मैथ में नहीं ध्यान दिया होगा, नहीं प्योर नहीं मतलब ग्रेजुएशन वाले मैथ में, उनको दिक्कत आ सकती है। वैसे इस क्वेश्चन में दिक्कत जैसा कुछ है नहीं। रियल पार्ट ऑफ जेड एंड इमेजिनरी पार्ट। अच्छा, इसमें पता होने से पहले आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जैसे कोई Z1 है, अगर हम उसे x, y, मतलब अगर कोई Z x + i/y है, तो
उसकी जो ज्योमेट्रिकल लाइन होगी वो इस तरह से होगी, ओरिजिन से एक्स कॉमा वाई तक। ये मतलब बिल्कुल वेक्टर वाला कॉन्सेप्ट ही है, सेम टू सेम। तो ये होगी, और ये जो एंगल थीटा होगा, तो टेन थीटा क्या होगा, ये कितनी लेंथ है, वाई वाई बाई एक्स। ठीक है, मतलब इसका एक्स एक्सिस के साथ जो हम एंगल लेंगे वो ये होगा, मतलब जिसे हम आर्ग्यूमेंट भी कह देते हैं। तो इसमें आपको आर्ग्यूमेंट का पता होना चाहिए। तो मतलब इसमें एक क्वेश्चन एक जगह पे और था, एक मिनट, हाँ, यहाँ पे इन्होंने z-2 है, ये अंडरस्टैंड कर लीजिए कि आप यहाँ पे z नहीं, ये z1 ही होगा। ओके, अब इस क्वेश्चन को z1 ही मानकर चलें, कहीं आपका पेपर में अगर अननेसेसरली कंफ्यूज होंगे उसका कुछ फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि ये z1 निकलेगा नहीं। दो की बात चल रही है तो ओवरली यहाँ पे आप z1 अपनी तरफ से मान लीजिए। मतलब मैं मानता हूँ कि ये पेपर में गलती है, लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया कि कई क्वेश्चन में गलती है, इन्होंने मानी नहीं एंड तक, तो आपको ही मानना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं। ठीक है, तो z1 को हम क्या मानेंगे, z2 को जी। तो इन्होंने क्या कहा है कि ये होता है रियल पार्ट, ये होगा इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट ऑफ z1 इसके मॉडुलस के बराबर है। ओके, मॉडुलस कैसे निकालते हैं, जो रियल पार्ट का स्क्वायर करके और प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करके उसका अंडर रूट, ये रहा। अब x1 इन्होंने इसके इक्वल बताया है, और x2 इसके इक्वल है। पहले हम इसे सॉल्व करते हैं, इसे स्क्वायर किया तो हमारे पास ये बना x1 और y1 में रिलेशन। सिमिलरली हमारा x, इसे सॉल्व करके यहाँ पे x2 और y2 में रिलेशन आ गया। अच्छा, अब हमें क्या दिया, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस z2। ठीक है, अब z1 माइनस z2 क्या होगा, इस तरह से होगा। अब आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस z2 क्या होगा, 5/6। अच्छा, अब हम इसमें आप देखिए, अगर दो वेक्टर में हम ये देखें, एक ट्राइंगल ही बन जाएगा इस तरह से। मतलब इसे छोड़िए, z1 माइनस z2 एक, आप देखिए नया वेक्टर बना, जिसका एक कोऑर्डिनेट क्या है, स्पेस कम कर दिया, मैं बताता हूँ। यहाँ पे एक वेक्टर ही बनाएंगे जिसका एक कोऑर्डिनेट है x1 माइनस x2, और दूसरा है y1 माइनस y2। तो इसका जो आर्ग्यूमेंट है वो क्या आएगा, उसका जब हम tan लेंगे y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2। मतलब जो मैंने आपको यहाँ पे बताया, इसमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे बस y1 माइनस y2 लिख लेना है, x1 माइनस x2। ओके, अब ये आया y1 माइनस y2। ठीक है, अब देखिए, अब समझ आ रही दिखा दी इसे, मतलब एक आपके पास ये बन गया, और जो है ऊपर हमारे पास ये रिलेशन आ रहे हैं। अब इनकी हेल्प से हम एक रिलेशन फॉर्म करेंगे, कैसे, 2 - 1 करके। ठीक है, अब हम 2 - 1 करेंगे तो हमारे पास y2 प्लस y1 आ जाएगा, जो कि ये होगा। क्यों, अब हमने ये क्यों निकाला, क्योंकि एक तो ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ ये पूछ रखा है, पहली दो ऑप्शंस पता करने के लिए ये ज़रूरी है कि हम इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 प्लस z2 निकालें। मतलब ये z2 प्लस z1 हो गया, आप समझ लीजिए। अब इस टर्म को देखिए, इस टर्म का रेसिप्रोकल यहाँ पे ये रहा। ठीक है, इस टर्म का रेसिप्रोकल यहाँ पे है ना, इसमें ध्यान से देख लीजिए, या फिर आप इस टर्म का रेसिप्रोकल यहाँ पे है।
अब ध्यान से देखिए, जब आप इसका रेसिप्रोकल उठा के यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या होगा, मतलब इसका नहीं, सॉरी यहाँ पे गलती हुई है। मतलब इसका रेसिप्रोकल उठाकर जब आप यहाँ पे पुट करेंगे तो बन जाएगा, क्योंकि देखिए y2 माइनस y1 जब हम लिया क्या आया, दोनों ऊपर नीचे जब माइनस से करेंगे तो 1/√3 आएगा तब, और इसका रेसिप्रोकल आएगा √3। जब हम इसको इसमें पुट करेंगे तो y2 प्लस y1 क्या आ जाएगा, 4√3। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 प्लस z2 4√3 आएगा। मतलब आप देख सकते हैं कि जो इसमें मतलब मेन जो है वो ये है कि पहले आप ये निकालेंगे और जो हमारे पास ऊपर रिलेशन बने हैं उसकी फॉर्मेशन से आप इसमें रिलेशन निकालने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा इन चक्करों में नहीं पड़ना, जो ऊपर रिलेशन बनाए हैं उसकी मदद से एक रिलेशन आएगा जो कि आपकी मतलब कैलकुलेशन रिड्यूस कर देगा और एक रिलेशन आएगा ये वाला और आपका आंसर आएगा। नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ मैथमेटिक्स ऑफ दैट 4 क्रॉस दैट 6, मतलब लास्ट क्वेश्चन ऑफ मैथमेटिक्स 13 क्वेश्चन जिसमें रिंग के बारे में पूछा है। इसको ऐसे क्वेश्चन में अगर आपकी जानकारी अच्छी हो तभी इसको अटैम्प्ट कीजिए, वरना मतलब मेरी एडवाइस है इसे छोड़ ही दीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन ड्रॉप किया और सभी को नंबर मिला इसके। तो इसी के साथ मतलब हमारा मैथ्स का पेपर मैथ्स सॉल्व होता है, मैथ्स सेक्शन 2021 पेपर का। आगे अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। थैंक यू वेरी मच।